नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह है, गद्य भाग, पाठ संख्या 11 है। आत्मा का ताप, लेखककार सैयद हैदर रजा। और इस पाठ का तीसरा पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ में इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से मोहम्मद रजा के सामने कितनी समस्याएं आई और कितनी समस्याओं को झेलते हुए उन्होंने अपने अध्ययन, अपना काम जारी रखा। इतनी समस्याओं के बावजूद भी इन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा, क्योंकि 1947-48 के बीच ही पहले इनकी माता की मृत्यु हुई। उसके पश्चात इनके पिता भी इनको छोड़ करके चले गए। साथ में 1947 के अंदर भारत का विभाजन हुआ। 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। इस तरह से देश के अंदर जितनी उठापटक, जितनी जो समस्या चली थी, इन सब चीज़ों को आत्मसात करते हुए इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। और इनके अध्ययन जारी रखने के कारण ही इनको आगे चल करके मुकाम मिला, जगह मिली, स्थान मिला, स्टैंड मिला। तो देखिएगा, इसके आगे हम पढ़ना चाहेंगे। 1948 में मैं श्रीनगर गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहाँ थे। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा था कि यह एक भारतीय कलाकार हैं, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था या वहाँ जा रहा था, तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझे पेंटधारी और शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया। अर्थात उन्होंने गलत समझा और गलत समझ करके मुझे बस से उतार दिया। उन्होंने क्या है कि बस से उतार दिया और मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो, नाम क्या है? मैंने बता दिया कि मैं रजा हूँ, बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसे सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। कहने का मतलब, श्रीनगर की यात्रा में जब गए तो वहाँ पर क्या है कि को प्रसिद्ध फ्रांस का को प्रसिद्ध फोटोग्राफर था, उनसे इनकी मुलाकात हुई, उनसे उनकी भेंट हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेशशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं। वो जो फ्रेंच जो कलाकार थे, चित्रकार थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे चित्रों में कुछ तो विशेषता है, किंतु अब भी इनके अंदर कुछ अधूरा है। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे चित्रों में रंग है, आप रंग अच्छा डालते हैं, भावना है, लेकिन रचना नहीं।
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की नहीं तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। वो कहना चाहते हैं कि जो चित्र बनते हैं, चित्रों के अंदर क्या क्या चीजों की कमी जो होती है, उन कमियों को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक वो चित्र आगे चल करके टिकेंगे नहीं। जिस प्रकार से किसी बड़ी इमारत का जब निर्माण किया जाता है तो उसकी नींव है, पत्थर है, सीमेंट है, रोड़ी है, बजरी है, सरिये हैं, इनको सबको बहुत ही सही तरीके से लगाया जाए तब जाकर के किसी बिल्डिंग का, इमारत का निर्माण होता है। बनाने वाला व्यक्ति उसमें कितना अपना योगदान देता है, बनाने वाला व्यक्ति किस तरह से क्या मटेरियल उसके अंदर डाल करके सही तरीके से बनाता है तो मकान एकदम मजबूत बनता है। उन्होंने इसका नाम लेकर के इनकी कमियों को दर्शाने की कोशिश की, जिसके कारण रजा साहब को समझने का मौका मिल गया। इन्होंने बहुत ही बारीकी से उनकी बातों को सुन करके अपने काम को जारी रखा। मैं कहूंगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग्स, याद रखा, फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान, याद भी रखा है, 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों नहीं करना चाहते हो? कहा कि तुम अगर अध्ययन करना चाहते हो, अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हो, आगे कुछ बढ़ना चाहते हो, आगे कुछ सीखना चाहते हो, तो आप फ्रांस जाकर के ये सारी चीज़ें, ये ख्यातियाँ अर्जित क्यों नहीं कर लेते? आपकी कमियां हैं, उनको भी आप फ्रांस जाकर के पूरी कर सकते हैं। ये उनका मानना था। जो कमियां, क्योंकि शुरुआत में चित्रकारी पर ध्यान देने वाले विदेशी लोग ही होते थे, हमारे देश के अंदर इन चीज़ों पे कम ध्यान दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब इनका परिचय विदेशी लोगों से हुआ, चित्रकारी करने वाले लोगों से हुआ, तो इनको अपनी कमियों का एहसास हुआ कि आज भी हमारी कितनी कमियां हैं और उन कमियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। उन्होंने क्या है कि अपनी कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास भी किया, क्योंकि इनमें काम करने की ललक थी, काम करने की एक आकर्षण था, काम करने का आकर्षण था। ऐसी स्थिति में ये अपने काम को बड़े लगन से करते थे। और जब उनकी पता चला कि आपको फ्रांस जाकर के सीखना है, तो उन्होंने ये निश्चय भी कर लिया कि ठीक है, मैं कुछ करूँगा। मैंने पूरी आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे पसंदीदा कलाकार सेजा, वान गांग, कोंगा, पिकासो, मातिस और सागाल और फ्रांक। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। भाई रजा साहब से पूछा गया तो रजा ने कहा कि पिकासो जीनियस हैं और उनका हर काम मुझे अच्छा लगता है, हर काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। वह इतने खुश हुए कि मुझे 1 के बजाय 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति मिली। मेरे काम से, मेरे विचार से इतने खुश हुए
कि मुझे 2 वर्ष की स्कॉलरशिप मिली, छात्रवृत्ति मिली। 1 साल की अपेक्षा मुझे 2 साल की छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यूँ पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी। बम्बई में जब रहता था तो ऊर्जा का मतलब मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता था और मेरे अंदर ऊर्जा थी, ताकत थी, विचार था, जुनून था कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। काम करने की एक इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा ये ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने आप जबरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। देखिए, इस तरह का काम जब हो तो बहुत अच्छा लगता है। जब कोई आदमी काम करने के लिए तैयार होता था तो उसकी सहायता करने के लोग तत्पर रहते थे कि हम इसकी सहायता किस तरह से करें। जब किसी व्यक्ति के अंदर काम करने की ललक हो, काम करने की चाहत हो, तो ऐसी स्थिति में उस समय क्या है कि लोग उसकी सहायता करते थे। किस तरह से, किसी भी तरह ये व्यक्ति आगे चल करके कुछ करके दिखाए, उसका सहयोग करते थे, उनके बराबर सहयोग करते थे, जिसके कारण उसको काम आगे से आगे सीखने का मौका मिलता रहे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। रजा साहब अपने परिवार से भी कहा करते थे कि आप जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, किंतु बस एक चीज तो आपको करनी होगी, जीवन में मेहनत तो आपको करना ही होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए वो कहना चाहते थे कि जीवन में आपको मेहनत तो करनी ही होगी, अर्थात मेहनत आपको करनी चाहिए। ये सिर्फ मात्र अपने परिवार को नहीं, बाकी अन्य लोगों से भी कहा करते थे कि जीवन में इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। अगर ये रजा साहब मेहनत नहीं करते तो अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ही फ्लॉप हो जाते, किंतु इन्होंने क्या है कि अपना काम विदेशों में भी किया और वहाँ एक से बढ़कर एक अच्छा काम किया। इसलिए विदेशी लोग और वहाँ के कल्चर भी इनको पसंद आए और वहाँ जाकर के भी वहाँ के लोगों को भी इनके चित्र पसंद आए। तो विचारने बिंदु है कि जो व्यक्ति काम करता है उसका सहयोग करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। उनके बारे में उन्होंने कहा कि लोग कहा करते थे कि आप काम करें, और मेहनत के बारे में अपने परिवार को बताते थे कि इंसान को मेहनत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। ये कहना चाहते हैं कि अंतरात्मा की पुकार आपके मन में, आपके ख्याल में जितने सारे विचार जब आते हैं, आपके दिमाग स्मृति पटल पर कोई चित्र बनता है तो आप उसको बनाइए। अर्थात ये रोजगार के साथ साथ में एक आत्मा की आवाज भी है। व्यक्ति के मन में न जाने कितने ख्याल आते हैं, किंतु इंसान उधर गमन ही नहीं करता, चलता ही नहीं है, और उनके ख्याल, उनके जो ख्यालात हैं मर जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में जितने सारे ख्याल विचार अगर आते हैं तो व्यक्ति को उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और अपनी कला का उधर प्रदर्शन करना, जिसके कारण उसमें रुचि भी होगी, आगे चल करके उनको अच्छा मुकाम भी मिल सकता है। याद रखा है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करते हैं। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया ये जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही हैं। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया कि क्या किया कल मैंने उन्हें फ़ोन किया ये जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही हैं।
उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश उस ग्रामीण स्त्री का पति, जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। मैंने दृढ़ता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को ये संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवार, अच्छे खासे संपन्न परिवार, अच्छे खासे संपन्न परिवार, क्या कानून है? अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छे खासे पैसे वाले, जिनके पास में बहुत पैसा है, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है। क्योंकि जितनी सारी आवश्यक चीज़ें हैं जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं, वे सारी चीज़ें पैसे वाले अमीर लोगों को मिल जाती है और वे उस काम को आसानी से, सरलता से कर सकते हैं, किंतु फिर भी उन लोगों में रुचि नहीं है। राजा साहब कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं तो मजबूर होकर, परेशान होकर के उधर गमन करता है, तो उसको निश्चित रूप से कुछ मिलता है, हासिल होता है। लेकिन जिनके माता पिता के पास में अथाह प्रॉपर्टी, बहुत पैसा है, उनकी ज़्यादा संभावनाएं बनती है कि वे आगे जल्दी जाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, किंतु फिर भी उनमें इतनी ताकत, इतना पराक्रम नहीं है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि हम न करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो रजा साहब कहना चाहते हैं कि उनके पास में ज़्यादा संभावनाएं हैं, ज़्यादा कुछ करने की उनके पास में साधन है, फिर भी वो नहीं कर पाते। यहाँ दे भी रखा है कि मेरे मन में शायद युवा मित्रों को संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठते रहना, खुद कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावना है, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतृप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है। ये बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवत गीता कहती है, क्या कहती है? जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण ही है। तनाव इंसान में आता है तो वो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। बचपन जीवन का पहला चरण है। देखिए, बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बंबई वाला दौर भी जागृति की चरण था। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाता था। मुझे आजीविका कमानी थी। आजीविका किसको बोलते हैं? मुझे ऐसा काम करना था जिसके कारण मैं अपने जीवन में आसानी से, सरलता से उसको जी सकूं। ऐसी आजीविका कमाने की उत्कंठा मेरे मन में थी कि मैं ऐसा कोई काम करूं, इसी में कुछ ऐसा काम करके दिखाऊं जिसके कारण मेरी रोजी रोटी, मेरा कामकाज चलता रहे, जिसके कारण मेरे जीवन की गाड़ी सरलता से चले। आजीविका का मतलब ऐसा साधन अपना जिसके माध्यम से जीवन की गाड़ी सरलता से चल सके। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंत ये महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है और फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी को खो देने में जटिलता और बढ़ी। कहने का मतलब माता पिता की मृत्यु हो गई, महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, इससे क्या है कि देश के अंदर जटिलता और हो गई, अर्थात देश को संभालने वाले लोगों की संख्या घट गई। ये रजा साहब थे, इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर, उस जमाने में जब कोई साधन नहीं थे, तब भी इन्होंने आगे चल करके अपना मुकाम बनाया, अपना काम करके दिखाया, जो आज भी सराहनीय है, विचारणीय है। तो आज ये पाठ अपना संपन्न होता है, गद्य भाग का 10वां पाठ भी संपन्न होता है। थैंक यू, ओके, बाय।